बड़े सपनों का मामला है। इसके पीछे हजारों सपने हैं, लाखों सपने हैं और चंद कुछ लोग जो अपने पैसे के लालच में बच्चे हर कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहां से एक साथ एक मैसेज पड़ेगा और एक साथ आपको बल्क में ग्राहक मिले। परीक्षाएं इस तरीके से लीक होती हैं, क्या कारण आपको लग रहा है इसमें? प्रश्न पत्र लीक होता है तो ये मात्र आपकी टैप से पानी लीकेज जैसा मामला नहीं है, ये हमारे भविष्य के लीक करने जैसा मामला है। छात्र हैं, बच्चे हैं, उन्हें उनके मन में सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर कुछ ऐसी नाकामियां या हताशा कुछ लग रही है, लेकिन वो इस बात से जरूर परेशान हैं कि उनकी 1 साल 2 साल की मेहनत और ईमानदारी से पेपर देने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि किसी अन्य विद्यार्थी के पास तो प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गए थे। एक विद्यार्थी का एक बार परीक्षा देने का, फीस की बात मैं नहीं कर रहा, घर से निकलना और एग्जाम सेंटर जाके परीक्षा दे के आने में औसतन 5,000 से 10,000 रुपए खर्च होता है। एक सेंटर का खर्च 2.25 लाख से 2.5 लाख। तो कोचिंग संस्थानों पे लगते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान। अब वो पेपर जिसने लीक कर लिया है उसे ग्राहक तक पहुंचाना है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, जिसको लाखों छात्र अपना भविष्य मानते हैं और उसमें भविष्य की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन आज नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है। सवाल ये है, क्या सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या फिर कोचिंग माफिया अपनी मनमाने तरीके से किसी तरीके का एक सिनेरियो चला रहे हैं, या फिर शिक्षा विभाग के वो मंत्री, वो नेता, वो अधिकारी लोग शामिल हैं जिस वजह से नीट की परीक्षा लीक हुई है। इससे पहले भी कई सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं कि इन पर कार्रवाई होती है, जांच होती है, पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम आए हैं बरेली की श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग में, और हमारे साथ बात करने के लिए श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर केबी त्रिपाठी सर। केबी त्रिपाठी सर से ये जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पे आपको अफसोस होगा इस बात का। ये जो सर परीक्षाएं इस तरीके से लीक होती हैं, क्या कारण आपको लग रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो ये मात्र आपकी टैप से पानी लीकेज जैसा मामला नहीं है, ये हमारे भविष्य के लीक करने जैसा मामला है। बच्चा जब तैयारी करता है तो सिर्फ अकेले वो नहीं जगता है, वो नहीं मेहनत करता है। आप घरों की स्थिति देखोगे, नीट परीक्षा कौन बच्चा देता है? वो 12th पास करता है। वो 12th करने वाला बच्चा, 12th पास बच्चा जब तैयारी करता है तो जितनी देर वो पढ़ता है उतनी देर में बगल में बैठी उसकी माँ जागती है। उसके पिता काम पर होते हैं, लेकिन काम पर भी उनके दिमाग में बच्चे की पढ़ाई चल रही होती है। और मध्यवर्गीय परिवार, निम्न मध्यवर्गीय परिवार की एक इच्छा होती है कि हमारे घर में एक डॉक्टर होगा। जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे घर के लिए भी काम आएगा, परिवार के लिए भी काम आएगा, समाज के लिए भी काम आएगा, देश के लिए भी काम आएगा और मानवता के लिए भी काम आएगा। डॉक्टर बनना है उससे, और कष्ट में जो लोग हैं उनको ठीक करना है, उनको उससे बाहर निकालना है। तो ये एक बड़े सपनों का मामला है। इसके पीछे हजारों सपने हैं, लाखों सपने हैं और चंद कुछ लोग जो अपने पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में इस पूरी परीक्षा की शुचिता को तार तार कर देते हैं। वहां पर पैसा इन्वॉल्व है, रसूख इन्वॉल्व है, ताकत इन्वॉल्व है और मनमाने तरीके से आगे भविष्य में एडमिशन कराने। एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या ऐसा लगता है कि जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उन्हें उनके मन में सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर कुछ ऐसी नाकामियां या हताशा कुछ लग रही है बच्चों में? बच्चे इतने समझदार नहीं होते जो नीट देते हैं कि वो इस तरह का कोई विमर्श या विश्लेषण कर सकें, लेकिन वो इस बात से जरूर परेशान हैं कि उनकी 1 साल 2 साल की मेहनत और ईमानदारी से पेपर देने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि किसी अन्य विद्यार्थी के पास तो प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गए थे, तो निश्चित तौर पर उनका इस व्यवस्था के प्रति, जीवन के प्रति, संघर्ष के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति सम्मान घटता है और उन्हें ये लगता है कि उनके साथ एक बड़ा छलावा हुआ है। और जिस देश की व्यवस्था के बीच ऐसा उनके साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो निश्चित तौर पर बहुत निराश होते हैं। सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार निराश होता है। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि इसको दोबारा कराएंगे, बच्चों से फीस नहीं लेंगे, लेकिन हमें एज ए पत्रकार ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम का फेल्यूर है, इस सिस्टम में अगर आप फीस नहीं लेंगे, दोबारा कराएंगे,
तो दोबारा कराने में भी 200-300 करोड़ रुपए करीब खर्च होता है। वो क्या टैक्स का पैसा, मतलब लापरवाही किसकी है, और ये जो टैक्स का पैसा है वो जनता क्यों भरे इस बात को? इसे दो हिस्सों में समझने की जरूरत है, और मैं चूंकि अध्यापन से जुड़ा हूँ तो व्यवस्थित रूप से उस चीज़ों को जानता हूँ। पहले तो मैं विद्यार्थी के रूप में उसे देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जब कोई परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा की तैयारी, उसके लिए उसको सारे इंतजाम करने होते हैं। उसके बाद परिवार का एक या दो व्यक्ति उसके साथ जाता है। सेंटर दूर है तो वहाँ तक का यातायात का साधन जुटाना पड़ता है। सामान्य रूप से एक विद्यार्थी का एक बार परीक्षा देने का, फीस की बात मैं नहीं कर रहा, घर से निकलना और एग्जाम सेंटर जाके परीक्षा दे के आने में औसतन 5,000 से 10,000 रुपए खर्च होता है। 22 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। आप सोच के देखिए कि बच्चों की तरफ से उन्हें कितना दंड भरना पड़ेगा। दूसरी बात, बरेली शहर में हम लोग बैठे हैं, बरेली से उदाहरण ले लेते हैं। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, आप लोगों ने देखा 3 तारीख को। 3 तारीख को बरेली में 20 सेंटर थे। एक सेंटर पर जहां 200 से 300 के बीच बच्चे हैं, वहां का जो खर्च हुआ था वो 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच था। क्योंकि आपको एक सेंटर सुपरिंटेंडेंट बनाना होता है, असिस्टेंट सेंटर सुपरिंटेंडेंट बनाने होते हैं, आपको वहां पर जनरेटर की व्यवस्था करनी होती है, वहां पर एक जैमर लगाना होता है कि जिससे चीटिंग ना हो, आपको वहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराने पड़ते हैं अगर जो पहले से नहीं है, उसके बाद इन्विजिलेटर लगाने होते हैं, बच्चों के लिए पानी पीने का, पानी पिलाने का तमाम स्टाफ लगता है। मोटा मोटी एक सेंटर का खर्च 2.25 लाख से 2.5 लाख है। अकेले बरेली में ये संख्या 20 थी, तो इस पूरे देश में अगर जो आप बात करेंगे तो लाखों की संख्या में सेंटर है, और उस लाखों की संख्या में आप मिनिमम एवरेज 2.5 लाख का गुणा कर लीजिए। आप सोचिए कितना पैसा खर्च होगा, और वो पैसा किसी एक आदमी का नहीं है, इस देश की सम्मानित जनता का टैक्स से दिया हुआ पैसा है। दूसरी बात, मैं इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं कि आपको सामान्य रूप से जानकारी है कि एक बच्चे द्वारा एमबीबीएस करने में जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी कॉलेजेस हैं, उनमें एवरेज लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ फीस जाती है। जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें फीस थोड़ी कम होती है, लेकिन इसी के लिए ये नीट में मारामारी होती है। कुछ लोगों के लिए बड़ा ये स्टेटस और सम्मान का मामला होता है कि हमारा बच्चा किस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करेगा, और उसके लिए वो लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कोई मध्यम वर्गीय परिवार नहीं है। वो जो एमबीबीएस की अपने बच्चे को डिग्री खरीद के देना चाहते हैं और अच्छे से अच्छी डिग्री देना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के साथ साठ-गांठ करते हैं, और तब पर्चे लीक होते हैं। यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है, पूरे समय पर सवाल है, भविष्य पर सवाल है, बच्चों के अध्ययन करने की इच्छा, लालसा को खत्म करने का सवाल है। सर ये जानना चाह रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा सिस्टम को बताइए, सिस्टम हमें भी नहीं पता है कि ये जो परीक्षा के पेपर बनते हैं वो सिस्टम ऊपर से कैसे चलता है, मतलब कितनी कस्टडी में, कितने तालों के अंदर ये बंद होता है, और फिर ये पेपर नीचे तक आता है उनके पास, तो ये कहाँ लीकेज की कहाँ समस्या होती है? देखिए, एक तो जो संस्था इसके लिए नियुक्त है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा है, और सामान्यतः इसको गवर्न जो करता है वो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसको हम DG कहते हैं। महानिदेशक के रूप में वो अपनी सेवाएं देता है। फिर पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद वहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं और परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। जब प्रश्न पत्र बनता है तो यह कई सेट में बनता है, अलग अलग। शुचिता को ध्यान में रखते हो, कभी भी कोई परीक्षा होती है तो एक प्रश्न पत्र नहीं छपता, लेकिन प्रश्न पत्र छपने से पहले जो एग्जामिनर्स होते हैं, एक एग्जामिनर्स पूरा पेपर नहीं बनाता। एक एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं होती, एक प्रोफेसर की जिम्मेदारी नहीं। एक प्रोफेसर किसी एक विषय विशेष पर 50 प्रश्न बनाएगा। ऐसे ही फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के अलग अलग प्रोफेसर्स होंगे, सबको 50-50, 100-100 क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बाद में जब क्वेश्चन बन के आते हैं तो उनको एक क्वेश्चन बैंक के रूप में एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, वहाँ वो मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जब वो प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में, उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसे मॉडरेशन कमेटी कहते हैं,
वो उनमें से प्रश्नों को छांटना शुरू करती है। फिर हमें जितने सेट बनाने होते हैं, कुल जितने प्रश्न चाहिए होते हैं, हम उतने प्रश्न सिलेक्ट करते हैं। फिर जो अलग अलग सेट बनते हैं, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, उसके हिसाब से उन प्रश्नों को बांटते हैं। तो जो प्रश्न पत्र बनाता है वो एग्जामिनर कभी भी प्रश्न लीक नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने अपने 50 प्रश्न बनाए, लेकिन जब मॉडरेशन कमेटी के पास गए और हमारे जैसे कम से कम सैकड़ों प्रोफेसर्स ने 50-50 क्वेश्चन बनाए और वो इकट्ठे कर दिए गए, तो वो हजारों की संख्या में हो गए। उन हजारों में से फिल्टर होते हुए जो प्रश्न पत्र में प्रश्न जा रहे हैं, वो कौन से जा रहे हैं उस एग्जामिनर को भी नहीं पता। वही तो सर जानना चाह रहे हैं, इतने पाबंदियों के बाद, इतने रिस्ट्रिक्शन, इससे आगे की प्रक्रिया सुनिए। यहाँ तो हमारा प्रश्न पत्र बन पाया, ठीक है। उसके बाद वो प्रश्न पत्र बनने के बाद छपने गया प्रेस में। प्रेस भी पहले से ऑथराइज्ड होती है और उसकी शुचिता और उसकी भी तालाबंदी और इन चीज़ों को ध्यान, स्टाफ कौन काम करेगा, कोई फोटो नहीं ले सकता, मोबाइल नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता। पेपर छपने के बाद सील होता है। सील होने के बाद जिन शहरों में सेंटर होता है उनमें भेजा जाता है और वहाँ भी हर बार बदल दिया जाता है। किसी बैंक के या सरकारी ट्रेजरी में उन पेपर्स को रखा जाता है। पेपर होने वाले दिन सुबह बैंक की ट्रेजरी से वो पेपर रिलीज होते हैं, एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, कैमरे के सामने खोले जाते हैं। अगर इस पूरी प्रणाली को हम देखें तो पूरी तरह से एकदम चाक चौबंद है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं जो आपका प्रश्न है कि फिर लीक कैसे होता है। दरअसल जब व्यवस्था में जुड़े हुए लोग अपने छोटे से लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तब ऐसी समस्याएं आती हैं। उसमें पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां से लीक होता है। आप समझ सकते हो प्रिंटिंग प्रेस किसकी होती है, किसी गरीब आदमी की नहीं, किसी बड़े आदमी की होती है। और वो बड़ा आदमी राजनीतिक पार्टियों को चंदे देता है, उसमें उसकी भूमिका होती है, तभी उसको वो टेंडर मिलता है। चूंकि इतने लाख प्रश्न पत्र छपते हैं, करोड़ों की संख्या में छपते हैं, तो उसका पैसा उसको मिलता है। तो इस तरह से वहां पे जो ताकतवर लोग हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन जब होता है छपने के बाद सेंटर्स तक, वहां पर पेपर लीक होते हैं। और ये दोनों तीनों जगह फिर वहां से निकलते हैं जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन सब जगहों पर वो लोग हैं जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए होते हैं और व्यवस्था में ही रह के वहां से सेल। आरोप कोचिंग संस्थानों पे लगते हैं। कुछ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनकी वो सेटिंग के अंदर वो प्रिंटिंग मशीनों में वो संबंध बना लेते हैं। ऐसा कि ये सच है? बिल्कुल हो सकता है। कोचिंग संस्थानों की इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके ये पूरा सिस्टम रचे। लेकिन अब वो पेपर जिसने लीक कर लिया है उसे ग्राहक तक पहुंचाना है। ग्राहक उसे कहां से मिलेगा? भाई वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, गठजोड़ है, उसने अपने संसाधन यूज किए, पेपर लीक कर लिया। लेकिन वो पेपर बिकेगा कैसे, पेपर सर्कुलेट कैसे होगा? तो यहाँ पेपर लीक कोचिंग नहीं कराती, लेकिन मार्केट तैयार करती है कोचिंग। ठीक है, ठीक बात। अब स्पष्ट होगा आपको कि पेपर लीक कुछ और लोग कराते हैं, फिर वो उस पेपर को बेचने की प्रक्रिया में स्टूडेंट तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब स्टूडेंट बल्क में आपको चाहिए तब तो पैसा निकाल पाएंगे आप, तो अब वो स्टूडेंट कैसे मिलेगा? तो आप बड़े कोचिंग संस्थान से संपर्क करेंगे, फिर आप वहां से बच्चों के नंबर कलेक्ट करेंगे। वो बच्चे, हर कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहां से एक साथ एक मैसेज पड़ेगा और एक साथ आपको बल्क में ग्राहक मिलेगा। और बल्क में ग्राहक मिलेगा, उसमें रेट तय हो जाता है कि इतने में हम पेपर बेचेंगे। फिर आज सोशल मीडिया का दौर है, वो खबरें बाद में फैल जाती हैं। तो ये लगातार धांधली चल रही है। राजनीतिक स्टेटमेंट न देते हुए भी मैं कहूंगा कि जब सत्ता में पैसे का खेल बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सर ये जानना चाह रहा था मैं कि 2024 में भी ऐसे ही एग्जाम लीक होने की बात हुई, उसमें भी जांच बैठी, सारा कुछ हुआ, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई हमें लगता नहीं हुई। यह हो सकता है हमारी जानकारी में ना हो, आपको अनुभव होगा इस चीज़ में। मैं जब से कल ये खबर सुनी कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, मैं बहुत आहत हूँ, निजी तौर पे बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और बच्चों के सपनों को समझता हूँ क्या उन पे बीत रही है। और ऐसी एक स्थिति 2024 में बनी और इस पे बहुत बड़ी बात हुई और लास्ट में सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की गई। सीबीआई ने जांच की और मैं आपको बताऊं, उस समय जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्ज़ाम कराती है, उसके जो डीजी थे, महानिदेशक थे, वो थे मिस्टर सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह आईएएस थे, 1997 बैच के।
छत्तीसगढ़ काडर से आते थे, उनको महानिदेशक बनाया गया था, जो सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें कोई बात नहीं। जब जांच हुई तो ये आया कि कहीं ना कहीं नीट के अधिकारी जो नीट करा रहे थे और एनटीए के अधिकारी इसमें लिप्त थे। आज तक देश को नहीं पता है कि उस जांच का अंतिम परिणाम और रिपोर्ट क्या थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो सुबोध कुमार सिंह जिन पे आरोप लगे थे उनको पुरस्कृत किया गया सरकार द्वारा, और आज उनका आप पद सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वर्तमान में आज की तारीख में सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो प्रधान सचिव अब अभिषेक सिंह है डीजी इनके, इस समय डीजी अभिषेक सिंह है, ये 95 बैच के आईएएस हैं। कुछ स्टूडेंट्स के फादर लोग थे, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं फिर इन्होंने आरोप किया, इन्हें भी कहीं ऐसा ना हो पश्चिम बंगाल की तरह मुख्यमंत्री बनवा देंगे। अब इसके लिए क्या कहा जाए, मैं तो बड़ा परेशान हूँ ऐसी व्यवस्था पे। 2024 की जांच के परिणाम आज तक नहीं पता। जो अधिकारी था, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो पुरस्कृत हो चुका है। अभिषेक सिंह का भविष्य क्या होगा मैं नहीं अभी कुछ कह सकता, लेकिन मैं चाहूंगा यही कि जो भी दोषी हो इस पूरी प्रक्रिया में उसको कठोर से कठोर दंड मिले, चाहे जो सरकारें हों। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनती हैं बिगड़ती हैं, लोकतंत्र है, समर्थन है नहीं है, लेकिन जो युवा है, जो देश का भविष्य है और जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो एक नोबेल प्रोफेशन में जा रहा है, उसके सपनों को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, ये निसंदेह बहुत निंदनीय है। ये कई बार हुआ, कांस्टेबल भर्ती में भी हमने देखा कि पेपर लीक हुआ, उसके अलावा और भर्तियों में भी। एक मानसिक तौर पे थोड़ा सा आप ये बताओ कि जैसे बच्चे पेपर दे, मैं एक स्टूडेंट होकर अगर सोचूं कि मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी की और मैं एग्ज़ाम दे के आ गया, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ माइंड से। अब मैं एग्ज़ाम दे आया, अच्छा हुआ या ख़राब हुआ या वैसे, अब मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे 500 में से 450 या 500 नंबर करके आया। अब मैं फ्री होकर 2-4 दिन घूम रहा हूँ। अब मैंने वो माइंड से निकाल दिया कि एग्ज़ाम को ही देना है या वो सब कुछ है। अब दोबारा से एकदम मेरे पास ये प्रेशर आ जाए, एग्ज़ाम लीक हो गया, अब एग्ज़ाम दोबारा से होगा, क्या बीत रही है उसमें बच्चों को? देखिए, इसको अगर जो मनोवैज्ञानिक रूप से आप देखेंगे तो जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अच्छा किया था, मैं अध्यापक होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा कि अगली बार एग्ज़ाम होने पर वो बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका आत्मबल, मनोबल, उनकी सोच सब प्रभावित होगी। सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा खत्म हो गई और वो मस्ती करने लगे, लेकिन एक माइंड सेट होता है, मेहनत करने की तैयारी। आपने जी भर के सारी मेहनत कर ली, अगली बार फिर आपसे जब वो कहा जाए तो आपके अंदर वो उत्साह नहीं आ पाएगा। इस तरह से जब पेपर लीक होते हैं, आप भले ही दोबारा परीक्षा करा लें, लेकिन आप कहीं ना कहीं मेरिट कंप्रोमाइज कर देते हैं। अब क्या होगा? अब लक्की ड्रॉ की तरह होगा, अब मेहनत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, अब जिसका तुक्का लग जाएगा उस आधार पर परीक्षा चली जाएगी। तो निसंदेह परीक्षा आप दोबारा ले लेंगे, लेकिन परिणाम जो आप लेते वो दोबारा नहीं ले पाएंगे, और इसका नुकसान ये होगा कि जो अच्छे बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने चाहिए थे और अच्छे डॉक्टर बनने चाहिए थे, वो इस देश को अब अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। दूसरा एक सवाल मेरा और थोड़ा सा इमोशंस से जुड़ा हुआ ये था कि हमें लगता है कि अब जो बच्चे अगर जिन दोबारा एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जो कोचिंग संस्थान है, क्या वो फीस लेंगे या फिर नहीं लेनी चाहिए? निश्चित तौर पर लेंगे। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। आप सोचिए कि जो बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसका तो वो पे कर चुके थे, लेकिन अब परीक्षा दोबारा से होगी। कब होगी अभी कोई तारीख नहीं है, लेकिन उन बच्चों को फिर दोबारा तैयारी करनी है। अब आप कोचिंग के सेटअप पे आइए। मैं कोचिंग चलाता हूँ, आप कोचिंग चला रहे तो आप किराया देंगे, आप एसी चला रहे, डिजिटल क्लासरूम बना रहे, आप बोर्ड चला रहे, आप सब सुविधाएं दे रहे, तो बिजली खर्च करेंगे, सुविधाएं खर्च करेंगे, मेंटेनेंस, आपका स्टाफ है, आपके ऑफिस के तमाम खर्चे हैं। तो जब दोबारा आप बच्चों को बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, तो ये खर्चे कौन बियर करेगा? किस आधार पे आप कोचिंग से अपेक्षा करते हैं कि उसने पहले फीस ली थी उसी को दोबारा पढ़ाए? क्या उससे बिजली का बिल नहीं लगेगा? क्या उससे किराया नहीं लिया जाएगा? क्या उसका स्टाफ सैलरी नहीं लेगा? तो कोचिंग की मजबूरी है कि वो फीस लेगा, और कोचिंग जब फीस लेगी तो इसका बोझ किस पे पड़ेगा? उन बच्चों पर पड़ेगा, उनके माँ बाप पर पड़ेगा। एक बार माँ बाप पढ़ाने की हिम्मत तो मुश्किल से जुटा पाते हैं, 2-2 बार ये करना, और इसकी कौन सी गारंटी है? मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कौन सी ऐसी गारंटी है कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा?
ये कहीं न कहीं सरकार को इसको अपनी नाकामी के रूप में लेना चाहिए। मैं एक और बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। आप कहीं जाइएगा, आप पत्रकार हैं, अच्छा आपका चैनल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ 4 लोग खड़े हों और पढ़े लिखे लोग खड़े हों, उनसे पूछना कि इस समय देश का शिक्षा मंत्री कौन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1% लोग इस देश में इस समय शिक्षा मंत्री का नाम नहीं जानते। कौन है शिक्षा मंत्री हमारे देश का? आप सोचिए कि अखबारों में, खबरों में शिक्षा मंत्री गायब है। शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा की जिम्मेदारी है, इस समय ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं और उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। कल धर्मेंद्र प्रधान से एक जगह कार्यक्रम करके निकले थे, तो पत्रकारों ने अपना माइक लगा के पूछा कि नीट कैंसिल हो गई, आप बोलेंगे? एक शब्द नहीं बोला, गाड़ी में बैठ के शीशा चढ़ा के चले गए। क्योंकि शिक्षा मंत्री को आपने शिक्षा मंत्री की भूमिका दे ही नहीं रखी है। वो तो चुनाव प्रबंधन बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, पांडिचेरी में है, केरल में है, वो बिहार में है, उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होगा वो उत्तर प्रदेश में है। शिक्षा मंत्रालय कौन चला रहा? कुछ अधिकारी चला रहे हैं। और अधिकारियों के ऊपर अगर जो कार्यपालिका का जो बड़ा हिस्सा है वो नकेल नहीं कसता है, तो वहाँ इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। वहाँ वो लोग अपने छोटे से लाभ और लालच के चलते इस देश के भविष्य को बेच देते हैं। क्या होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? मतलब कुल मिला के निष्कर्ष आपको क्या लगता है कि कैसे एक्शन होने चाहिए इन माफियाओं पे, नीचे से लेके ऊपर तक? तो क्या कार्रवाई ऐसी हो ताकि अगली बार कोई ऐसी हिम्मत भी ना कर पाए बच्चों के भविष्य से खेलने? सरकार को क्या काम करना चाहिए? बड़ा आसान तरीका है। कोई भी परिवर्तन या तो नीचे से होता है या ऊपर से होता है। इस व्यवस्था में पूरी व्यवस्था ऊपर से चलती है। यदि सरकार में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी खर्च के लिए माफियाओं का साथ छोड़ दें, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जब चुनाव में आपको बहुत पैसा खर्च करना हो, आपको अनाप शनाप पैसा बहाना हो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? डायरेक्ट तो आप टैक्स पेयर का पैसा लेके खर्च कर नहीं लेंगे, आप कहीं से यूज कर नहीं लेंगे। तो उसके लिए आपको एक बैकडोर एंट्री जिसे कहते हैं, वहाँ आपको एक माफिया क्रिएट करना पड़ता है और वो माफिया वो पैसा लेके आता है और आपकी चुनावी मदद करता है। तो वो तो एक बिजनेसमैन है, उसने आपके चुनाव में पैसा लगाया है, तो फिर वो आपके माध्यम से ही अपना पैसा निकालेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था की सड़ांध है कि इस देश में, अगर जो मैं कहूँ, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसकी ही बात करनी पड़ेगी, चूंकि उसके शासनकाल में हो रहा। तो जब से ये डबल इंजन की सरकारें हैं, तब से अभी तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार 100 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गए। 100 से अधिक, जिसमें उत्तर प्रदेश में 22 से 23 परीक्षाएं हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।